संगठन को ना। तो पार्ट 1 वहाँ का ख़त्म हो गया था, उसमें वायुमंडल के संगठन और उसकी परतों के बारे में हम लोगों ने जाना था। अब कुछ ऐसे विशिष्ट चीज़ें हैं जो वायुमंडल की संरचना के बारे में है, वो चीज़ हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। क्लियर है? देखिए, वायुमंडल की संरचना के बारे में 2 सामान्य सिद्धांत हैं। वायुमंडल की संरचना के बारे में 2 सामान्य सिद्धांत हैं, ठीक। एक सिद्धांत जो है कहता है कि वायुमंडल को ऊर्ध्वाधर स्तर पर जो है कि बढ़ते हुए, है ना, तापमान के आधार पर बांट देते हैं, ठीक। और दूसरा कहता है कि गैसों की सघनता के आधार पर हम जो है वर्टिकल रूप से मतलब ऊर्ध्वाधर ही बांटते हैं, ठीक। तो जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पहले आधार पर जो सामान्य सिद्धांत है, देखिए वायुमंडल के बारे में, जो वायुमंडल की संरचना है, वायुमंडल की संरचना के बारे में समझाने वाले विद्वानों में से तीसरा दीबोर, पापाडिकस, पिकार्डी, ट्रिवार्था, ऐसे बहुत से विद्वान थे, है ना। आगे आइए, मतलब पूरा ये संरचना किस प्रकार से उसको पहले बना लेते हैं। तो हमने कहा था कि अगर जैसे कि ये पृथ्वी हो, है ना, तो पृथ्वी के ऊपर की जो परत है वो पहली परत क्या होती है, क्षोभ मंडल होती है। पहली परत क्या है, क्षोभ मंडल, ठीक। एक एक परतों को पढ़ेंगे और सबकी विशेषताओं को धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, जानते चले जाएंगे, ठीक ना। तो क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल की यहाँ से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट करना है। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर क्या होती है, सर्वाधिक होती है, लगभग 18 किलोमीटर तक, है ना। लेकिन ध्रुवों पर इसकी लंबाई 8 से 10 किमी तक ही होती है। इतना क्लियर हुआ? और संपूर्ण रूप से अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो 14 किलोमीटर इसकी संपूर्ण औसत ऊंचाई मानी जाती है। क्लियर? मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, आंधियाँ, तूफान, वर्षा, है ना, बिजली का चमकना, ये सारी मौसमी घटनाएं किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। मौसम का परिवर्तन होता है क्षोभ मंडल में, इसीलिए क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? इसलिए क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसको नाम दिया जाता है, इंग्लिश में भी जान लेते हैं, ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि कभी कभी ना ट्रोपोस्फेयर ऐसे हिंदी में भी लिख के आ जाता है। तो दोनों चीज़ें आपको जाननी जरूरी है। क्लियर? अब कारण क्या है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि क्षोभ मंडल सघन गैसों की एक परत है और विषुवत रेखा पर सूर्य की अधिकता के कारण, वहाँ का सूर्य का जो तापमान होता है ना, तापमान की अधिकता के कारण वहाँ की जो गैसें हैं वो फैल के ऊपर उड़ जाती हैं। तो वह लेयर विषुवत रेखा पर क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, ऊपर तक हो जाती है। भाई अगर गैसों का आप तापमान बढ़ाइए तो गैसें क्या करेंगी, फैल जाएंगी। तो गैसें क्या करती हैं, विषुवत रेखा पर ऊपर फैल जाती है ना। ध्रुवों पर तापमान वैसे ही कम रहता है, तो गैसें ठंडी होती हैं और नीचे ही रहती हैं। इसके बाद जो इसकी ऊपरी परत होती है क्षोभ मंडल की, ठीक ना, क्षोभ मंडल की जो ऊपरी परत होती है उसके बीच एक जो है कि संक्रमण लेयर यानी कि ट्रांजिशनल जोन पाया जाता है, जिसको कहते हैं क्षोभ सीमा। इसे क्या कहा जाता है, क्षोभ सीमा कहते हैं। क्लियर? तो इसको कहते हैं, मतलब क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा, जहाँ से क्षोभ मंडल और अगली परत यानी कि समताप मंडल अलग होता है, उसको बोलते हैं क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा को अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रोपोपाज। अब क्षोभ मंडल के ऊपर अगली जो परत आती है वो होता है समताप मंडल। क्या होती है, समताप मंडल होती है।
समताप मंडल अत्यंत पतली परत है। समताप मंडल क्या है? समताप मंडल अत्यंत ही पतली परत है। क्लियर? समताप मंडल अत्यंत पतली परत है। समताप मंडल को इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर इंग्लिश में कहते हैं समताप मंडल को। अब यहाँ से समझने की बात यह है कि समताप मंडल ध्रुवों पर ज़्यादा मोटा होता है। जो समताप परत है, समताप मंडल है, ये ध्रुवों पर मोटा होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है। और कहीं कहीं तो विषुवत रेखा पर कभी कभी इसका विलोप हो जाता है। बताया था हमने, है ना? पिछले क्लास में हमने ये चीज़ बताई थी कि विषुवत रेखा पर समताप मंडल कभी कभी पूरी तरीके से क्या हो जाता है? गायब हो जाता है ना? जब मौसम परिवर्तन होने की वजह से जो क्षोभ सीमा है ये बढ़ करके और ऊपर चली जाती है तो समताप मंडल को विलोपित कर देती है और समताप मंडल में बादल बन जाते हैं। क्लियर? जब क्षोभ सीमा यानी कि ट्रोपोपॉज, है ना, डिस्टर्ब करके समताप मंडल को समताप मंडल में चला जाता है कभी कभी, तो समताप मंडल में भी मेघ बन जाते हैं। और समताप मंडल में बनने वाले इस प्रकार के मेघों को क्या कहते हैं? मुक्ताब मेघ कहते हैं। बताया था हमने। जब यही चीज़ समताप मंडल में चली जाएगी तो यहाँ एक प्रकार का मेघ जो है कि बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं? मुक्ताब मेघ कहते हैं, यानी कि मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। क्लियर ना? और समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 50 किलोमीटर तक होती है। समताप मंडल में ही पाई जाती है ओजोन परत, है ना। 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है ओजोन परत। ओजोन परत की सघनता नोट कर लीजिएगा, 12 से 35 किलोमीटर तक होती है। ओजोन परत की सघनता कितनी होती है? हाँ, 12 से 35 किलोमीटर, ठीक ना। इसमें पाई जाती है ओजोन परत। क्लियर है? इसकी सघनता जो है 12 से 35 किलोमीटर तक होती है, यानी कि कुछ भाग इसका क्षोभ मंडल में भी होता है और कुछ भाग इसका क्या होता है? समताप मंडल में भी होता है। और मेनली समताप मंडल में होती है मैक्सिमम, है ना। और ये भी बढ़ के कभी कभी ऊपर चली जाती है, तो क्षोभ मंडल पूरी तरीके से छा जाती है। हाँ, क्लियर है? समताप, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, जब हम धरातल से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ना तो तापमान कम होता है। जब धरातल से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान क्या होता है? कम होता है। 165 मीटर ऊपर जाने पर कितना? हम प्रति 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम हो जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। 165 मीटर जैसे ऊपर बढ़ेंगे तापमान 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर ना? ये बात को आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। तो क्षोभ सीमा यानी कि ट्रोपोपॉज पर आते आते जो टेम्परेचर होता है वो -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। सोचिए, धरातल से ऊपर जाने पर तापमान क्षोभ सीमा में कितना हो जाता है? -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और ध्रुवों पर कम रहता है, विषुवत रेखा पर ज़्यादा कम हो जाता है। क्लियर? यहाँ से तापमान बढ़ना शुरू करता है। यहाँ से तापमान क्या होता है? बढ़ना शुरू करता है। और समताप मंडल का जो बाहरी लेयर होता है, इस लेयर को, समताप मंडल की बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं? समताप सीमा, यानी कि स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं। समताप सीमा पर जा करके यह तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वह बढ़ना शुरू हो जाता है यहाँ से, और कितना हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? समझ में आ रहा है? समताप सीमा पर तापमान जा करके फिर से वापस 0 डिग्री सेल्सियस
हो जाता है। ठीक, क्या इसके बाद भी बढ़ता है? नहीं, फिर इसके बाद घटना चालू होता है और आयन मंडल तक घटता है और फिर उसके बाद फिर बढ़ता है, तो बढ़ता ही रहता है और बाह्य अंतरिक्ष में तापमान जाकर के लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्लियर? ठीक ना? तो ये चीज़ें हैं, तो समझ लीजिए। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर तक और समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक। इसके बाद जो अगली परत आती है वो होती है मध्य मंडल। मध्य मंडल, मध्य मंडल को क्या बोलते हैं? एक एक चीज समझने अच्छे तरीके से। मेसोस्फेयर, मध्य मंडल में उल्का उल्का आते हैं तो जल जाते हैं। ठीक है, मध्य मंडल में क्या होते हैं? उल्का वगैरह आते हैं ना तो जलना स्टार्ट कर देते हैं। और इसकी जो ये होती है मध्य मंडल लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। मध्य मंडल कितना होता है? 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और इसकी जो ऊपरी सीमा होती है, यानी कि जो संक्रमण जोन होता है मध्य मंडल और उसके ऊपर आने वाली परत आयन मंडल के बीच में, उसको बोलते हैं मेसोपाज, मध्य सीमा। क्या होता है वो? मेसोपाज। क्लियर? तो ये चीजें होती हैं। ठीक, अब मध्य मंडल के बाद आती है 80 किलोमीटर से ऊपर आयन मंडल। आयन मंडल को ही कहते हैं ताप मंडल। क्लियर? इसके ऊपर क्या आता है? आयन मंडल आता है। ठीक ना? और आयन मंडल को ताप मंडल कहते हैं। यहां से इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, लिखेंगे आयन मंडल, और आयन मंडल को ताप मंडल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर। क्लियर है? तो ये इतना सारा कुछ हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो हम लोगों को बाकायदे समझनी है और जाननी है। ठीक ना? लिखिए, आयन मंडल की विभिन्न परतें। इसमें 3-4 अलग परत पाई जाती है, जैसे डी, है ना, ई, एफ, ऐसे परतें पाई जाती हैं और इन परतों को लिखना है। देखो, पहले समझ लेते हैं। इसमें जो परतें पाई जाती हैं ना, ये परतें, सबसे नीचे वाली जो परत होती है वो डी परत होती है, फिर उसके ऊपर ई परत होती है, फिर E2 होती है, फिर F1 परत होती है, फिर F2 होती है और उसके बाद G परत होती है। इन परतों से संबंधित क्वेश्चंस कभी कभी, और वर्तमान में तो अब पूछे ही जाएंगे, क्योंकि ये बाकी चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, जो सब जानते हैं, है ना। तो इन परतों से संबंधित क्वेश्चन अब मतलब आते भी हैं, है ना, आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक, तो हेडिंग डालिए, लिखिए डी परत। डी परत 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। यह दीर्घ रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। 90 किमी की ऊंचाई तक होती है और दीर्घ रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। यह परत लघु तथा मध्यम रेडियो तरंगों को सोख लेती है। यह परत लघु तथा मध्यम रेडियो तरंगों को सोख लेती है। एक चीज समझ लीजिए, जो आयनोस्फेयर है ना, आयन मंडल या ताप मंडल, इसकी ऊंचाई होती है 400 किलोमीटर तक। कितनी होती है? उसके बाद आती है ई परत, ठीक ना, 130 किलोमीटर तक ई परत होती है। यह लघु तथा मध्यम तरंगों को अवशोषित करती है और अवशोषित नहीं करती है, उनको रिफ्लेक्ट करती है।
एक बार ध्यान से समझ लीजिए, डी परत दीर्घ तरंगों को रिफ्लेक्ट करती है, ई परत क्या करती है कि हाँ लघु रेडियो तरंगों को, जैसे टीवी वगैरह हम देखते हैं ना, मोबाइल का सिग्नल वगैरह है, वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्टेड का काम जो है कि रिफ्लेक्शन का कहाँ होता है, आयन मंडल में होता है। और इसकी अलग अलग परतें हैं, डी, ई, E2, F1, F2 और G। क्लियर। उसके बाद 150 किलोमीटर तक ई परत होती है, 150 किलोमीटर तक जो परत होती है वो E2 होती है। ई परत 190 से ऊपर 130 किलोमीटर तक, ये क्या करती है, लघु रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। परावर्तित करके कहाँ भेजती है, वापस धरती पर, है ना। हाँ, वापस धरती पर रिफ्लेक्ट करके इनको परावर्तित करके भेजती है। क्लियर है। अच्छे से इसको बनाना है, ये तो ऐसे ही हम पढ़ा दे रहे हैं बस। इसके बाद आती है E2 परत, हेडिंग डाल के E2 परत लिख लीजिए, 150 किलोमीटर तक। ऑक्सीजन के परमाणुओं पर फोटान की क्रिया होने के कारण इस परत की उत्पत्ति होती है, E2 परत की उत्पत्ति होती है। यह परत केवल दिन में रहती है, रात में विलीन हो जाती है। यह परत दिन में रहती है, रात में विलीन हो जाती है। यह परत दिन में रहती है, रात में विलीन हो जाती है। देखिए F1 और F2 ये दोनों 150 किलोमीटर से लेकर के 180 किलोमीटर तक होते हैं। क्लियर। जो तरंगे लघु और मध्यम बच जाती हैं D और E से, E2 से, उन रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए जिम्मेदार होता है F1 और F2। ये परत भी दिन में दिखाई देते हैं, रात्रि में विलीन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्लियर हो गया। ध्यान दीजिएगा, F1 और F2 दो अलग अलग लेयर्स हैं, परतें हैं। जो तरंगे D, E और E2 से छूट जाती हैं, उन तरंगों का परावर्तन कौन करती है, F1 और F2 परतें करती हैं। एक चीज़ और, F1 और F2 परत को अपलेटन लेयर यानी कि अपलेटन स्तर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ सामान्य रूप से वायुमंडल में घटने वाली मौसम की तरह घटनाएं घट जाती हैं कभी कभी, है ना। इसलिए इनको अपलेटन स्तर F1 और F2 को कहा जाता है। अगर F2 की बात करें तो F2 कभी कभी F2 जो है 300 किलोमीटर तक हो जाता है। F2 कभी कभी 300 किलोमीटर तक कार्य करता है। क्लियर है ना। इसके बाद G परत आती है। G परत की जो ऊंचाई होती है वो 400 किलोमीटर तक होती है। इसका निर्माण इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण नाइट्रोजन के परमाणुओं पर फोटान्स की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है, और जितना कुछ बचा रहता है तरंगों और तरंगों के लिए, तरंगों के रूप में, चाहे वो मध्यम हो, दीर्घ हो, लघु हो, बचा खुचा सब वापस हो जाता है वहाँ से, है ना। तो काम इसका भी F1 का ही, F2 का ही होता है। जो F में यानी कि F1 और F2 जो काम करते हैं वही काम G भी करती है। लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, नाइट्रोजन के परमाणुओं पर जब फोटान्स की प्रतिक्रिया होती है तो G परत का निर्माण होता है। क्लियर है। तो इस तरीके से ये पूरे आयन मंडल की परतें हैं। इन परतों को आपको ध्यान से समझना है। क्लियर है। हाँ, यहाँ जाते जाते तापमान जो है फिर कम होता है, उसके बाद फिर बढ़ने लगता है। इसके ऊपर भी एक लेयर पाई जाती है जो ट्रांजिशनल जोन होता है, संक्रमण लेयर होती है। इस लेयर को क्या बोलते हैं, ताप सीमा, यानी कि थर्मोपाज, ताप सीमा कहते हैं। और ताप सीमा के बाद बाहर, ताप सीमा के बाहर जो परत पाई जाती है उसका नाम है बहिर्मंडल। उसका नाम क्या है, बहिर्मंडल, यानी कि एक्सोस्फीयर। क्लियर है। यह 400 किलोमीटर से ऊपर बाहरी अंतरिक्ष में
होती है। बताइए कोई समस्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, ध्यान दीजिएगा, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक लाइन हम खींच रहे हैं, इसको ध्यान देंगे और कुछ बातें भी हमारी सुनेंगे। आयन मंडल के बीच से गुजरने वाली एक लाइन होती है, इस लाइन को बोलते हैं कर्मन रेखा, कर्मन लाइन। अब ये कर्मन लाइन क्या है? ये कर्मन लाइन से नीचे हम कहते हैं वायुमंडल। कर्मन लाइन से नीचे के पूरे पृथ्वी तक के धरातल तक के भाग को क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। और कर्मन लाइन से जो ऊपर का भाग होता है वो होता है अंतरिक्ष। और ये कर्मन लाइन आयन मंडल में होती है, तापमंडल में होती है। ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष किसको बोलेंगे? तो कर्मन लाइन से ऊपर का भाग अंतरिक्ष कहलाने लगता है, स्पेस कहलाने लगता है। और कर्मन लाइन से नीचे का भाग क्या कहलाता है? धरातल तक वायुमंडल कहलाता है। एक चीज और, आयन मंडल में जो आयन्स होते हैं वो अरोरा ऑस्ट्रालिस और अरोरा बोरियालिस के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो बेहद ही खूबसूरत रोशनी गिरती है ना ध्रुवों पर आती है ना। देखिए सबसे पहले क्या है, जो सौर तूफान चलते हैं, सूर्य से निकलने वाले तूफान है ना, जो ज्वालाएं होती हैं, सौर तूफान जो चलते हैं वो चल के पृथ्वी के ध्रुवों पर भी आते हैं। जब आयन मंडल में ये प्रवेश करते हैं तो रंग बिरंगी रोशनी के रूप में बारिश की तरह लगता है कि बरस रहे हैं। तो उत्तरी ध्रुव पर जो आता है उसको अरोरा बोरियालिस कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव पर आने वाला, तब देखिए जो उत्तरी ध्रुव पर आता है उसको अरोरा बोरियालिस बोलेंगे, और जो दक्षिणी ध्रुव पर आता है उसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रालिस। बहुत ही बेहद खूबसूरत रोशनी होती है ये, ठीक ना। सूर्य है ये, सूर्य के किसी भाग से जब निकलता है ना तो इस भाग को क्या बोलते हैं? सौर कलंक बोलते हैं, ठीक। और जो तूफान चलता है इसको बोलते हैं सौर तूफान, सोलर स्टॉर्म। यही तूफान अच्छा एक जगह से अगर निकल गया ना तो दोबारा 11 वर्ष बाद ही उस जगह से निकलता है, ये नोट कर लीजिएगा। एक सूर्य के एक भाग से जिस जगह से सौर कलंक, जहाँ सन स्पॉट हमें दिखता है ना, ब्लैक, वो काला काला धब्बा दिखाई देने लगता है, एक जगह से जहाँ से निकलेगा दोबारा वहाँ पर 11 वर्ष बाद ही निकल सकता है ना। हालांकि पूरे सूर्य के पूरे सतह से वो बराबर रूप से लगातार निकलता रहता है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें थी वायुमंडल की संरचना से संबंधित। देखिए एक विद्वान का नाम याद रखेंगे, मार्सेल निकोलेट। मार्सेल निकोलेट ने नूतन परिकल्पना प्रस्तुत की, आधुनिक विचारधारा वायुमंडल की संरचना के बारे में दी और संपूर्ण वायुमंडल को केवल 2 भागों में बांटा। पहला जो बांटा वो था सममंडल, और जो दूसरा बांटा वो था विषम मंडल, है ना। मार्सेल निकोलेट ने इसको बांटा हुआ है सममंडल और विषम मंडल में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। देखिए जो नीचे से 3 लेयर हैं, यानी कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, इन तीनों को निकोलस मार्सेल ने किस में रख दिया? सममंडल में रख दिया। और उसके ऊपर की जो परतें हैं और जो भी चीज़ है पूरा उसको किस में रख दिया? विषम मंडल में रख दिया। और विषम मंडल को थर्मोस्फेयर, ताप मंडल के नाम से भी बताया, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, जब हम गैसों की बात करते हैं ना, तो इन गैसों में यहाँ से 20 किलोमीटर तक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 100 किलोमीटर तक लगभग जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, 1120 किलोमीटर तक क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। ये 3 गैसें जो है महत्वपूर्ण हैं, आप इसको याद रखेंगे, जिसको कि नाइट्रोजन स्तर, ऑक्सीजन स्तर, इसके बाद हीलियम पाई जाती है 2000 किलोमीटर तक, तो हीलियम स्तर, उसके बाद हाइड्रोजन स्तर जो कि विषम मंडल के भाग हैं कहे जाते हैं। क्लियर है?
तो ये सारा कुछ पूरा प्रोसेस था किसका, आपका वायुमंडल की संरचना का। तो ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 पढ़ा चुके थे इसका, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताए थे, है ना। उसको ध्यान से क्या करना है, देखना है और समझना है। क्लियर। ध्यान दीजिएगा, सबमंडल की अगर हम बात करेंगे, सबमंडल की अगर हम बात करेंगे तो 90 किलोमीटर तक को सबमंडल माना गया, और 90 किलोमीटर से ऊपर जितनी भी मतलब जो भी वायुमंडल था उसको विषममंडल की श्रेणी में रखा गया। क्लियर। तो इसको अच्छे से क्या करना है, समझ लेना है और नोट कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है। ऑनलाइन देखने वाले विद्यार्थी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, है ना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी होगा, उस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल और क्विज का लाभ उठा सकते हैं। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। क्लियर है। और किसी को कोई भी समस्या होती है, कोई डाउट होता है तो सीधा आप डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, आपका समाधान किया जाए।